दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। राजकुमार तरुण के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। तेजाश्री ने परेशान होकर उस बुजुर्ग ठेले वाले को एक कांच की बोतल निकाल कर दे दी। क्या ये आपके लिए काफी होगा? उस आदमी ने वो बोतल ले ली और आजू बाजू के लोगों ने झांक झांक कर देखने की कोशिश शुरू कर दी कि राय वंश के शिष्य ने आखिर क्या दिया है। उस आदमी ने बोतल खोली और उसके अंदर की चीजों को सूंघ कर देखा। उसने जैसे ही वो बोतल खोली, एक मीठी सी खुशबू बाहर आई। ये क्या है? उसने तेजाश्री से पूछा। तेजाश्री ने जवाब दिया, ये राय वंश का सबसे मूल्यवान काढ़ा है, प्राण रक्षक काढ़ा, जो लोगों में काफी जाना माना है। जैसे ही तेजाश्री ने ये कहा, आजू बाजू के सारे लोग चौंक उठे। प्राण रक्षक काढ़ा? ये वही काढ़ा है जिसमें लोगों की जान बचाने की शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान मरने से 1 सेकंड की दूरी पर भी क्यों ना हो, अगर वो ये काढ़ा रोज पिएगा तो उसका जीवन लंबा होता जाएगा। ये काढ़ा राय वंश के सबसे अद्भुत और कलाकारी शिष्य ने खुद बनाया हुआ था। इस काढ़े के बनाने के तरीके को उस इंसान के अलावा कोई नहीं जानता था। बहुत से राजा महाराजा ने उस काढ़े को प्राप्त करने की कोशिश की थी, पर कोई भी कामयाब नहीं रहा था। इस बार तेजाश्री ये काढ़ा महाराज को देने के लिए ही तो मौर्य साम्राज्य आई हुई थी। जो काढ़े की बोतल उसने उस बुजुर्ग ठेले वाले को दी थी, वो बोतल उसके गुरुजी ने उसे अपने इस्तेमाल के लिए दी थी। इस काढ़े का नाम बहुत से साम्राज्यों में मशहूर था, पर किसी ने भी आज तक उसको तैयार करने का सही तरीका नहीं ढूंढा था और ना ही आज तक कोई उस काढ़े को प्राप्त कर पाया था। कुछ लोगों ने कहा, वाह भाई वाह, ये तो सच में रायवंश की शिष्या होने का सबूत दे रही है। उसने इतनी आसानी से प्राण रक्षक काढ़े को बाहर निकाल लिया। ये आदमी बहुत खुशकिस्मत है जो इसे ये काढ़ा मिल गया। हीरो के बदले में ये काढ़ा देना तेजाश्री के लिए बड़ा ही बेवकूफी का काम था। हमें क्या पता, ये काढ़ा तो रायवंश के सबसे पहले शिष्य ने तैयार किया था और उसे ही उसको बनाने का तरीका मालूम है। अगर उसने ये खत्म भी कर दिया तो उसे बस अपने गुरुजी से थोड़े और काढ़े की मांग करनी होगी। तेजाश्री को हम आम आदमी की तरह मत समझो, इसके लिए उस काढ़े की इतनी अहमियत नहीं है जितनी हमारे लिए है, एक आदमी ने कहा। वो आदमी राजकुमार तरुण और तेजाश्री को जलन और नफरत भरी आंखों से देख रहा था। भले ही उस आदमी ने ये सब धीरे से कहा था, पर ये सब तेजाश्री ने अच्छी तरह से सुन लिया था। उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी और राजकुमार तरुण की ओर देखा। तेजाश्री तो देविका से ज्यादा तैयारी करके आई हुई थी। काढ़े को अच्छी तरह सूंघने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने बोतल बंद की और तेजाश्री को लौटा दी। तेजाश्री का मुस्कुराना रुक गया। ये ऐसा काढ़ा है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये तुम अपने पास ही रख लो, उस आदमी ने तेजाश्री से कहा। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने ये बोला, सबके सब उसे हैरान होकर देखने लग गए। क्या ये आदमी पागल हो चुका है? वो प्राण रक्षक काढ़ा था। तेजाश्री के चेहरे पर से मुस्कान जल्द ही गायब हो गई और उदासी छा गई। पहली बार उसे किसी ने ना कहा था, पहली बार। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। चाचा जी, ये प्राण रक्षक काढ़ा है, प्राण रक्षक काढ़ा। क्या आपको ये पक्का नहीं चाहिए? तेजाश्री ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई और काढ़े नहीं है तो मेरे बाकी के ग्राहकों को परेशान मत करो। तेजाश्री और राजकुमार तरुण वहीं चौंक कर खड़े हो गए। ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उस बुजुर्ग आदमी को अपना सामान ही नहीं बेचना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो प्राण रक्षक काढ़े को इनकार कर सके। राजकुमार तरुण ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें अपना सामान बेचना ही नहीं है तो ये ठेला क्यों लगा कर रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सामान की इतनी ज्यादा कीमत है? बुजुर्ग आदमी ने उसकी ओर एक आखिरी बार देखा और उसे अनसुना कर दिया। मुझे नहीं लगता कि चाचा जी को इस काढ़े में कोई भी दिलचस्पी है, राजकुमार तरुण ने कहा। तभी भीड़ में से एक जवान लड़का बाहर निकला और उस बुजुर्ग आदमी को एक कांच की बोतल दे दी। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये खेलने की जगह है? उस आदमी ने अभी प्राण रक्षक काढ़े को इनकार कर दिया था। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो ये आदमी प्राण रक्षक काढ़े के बदले लेगा? वो आदमी बस आग में तेल डालने का काम कर रहा था। देविका ने सबको अनसुना किया और किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस उस आदमी को देख रही थी। वो आदमी उठा और उसने देविका के हाथों से बोतल ले ली। बच्चे, तुम्हें इस काढ़े के बदले में क्या चाहिए? देविका ने जवाब दिया, नीले हीरे। ओ, उस बुजुर्ग आदमी ने फिर बोतल खोली और उसमें के काढ़े को सूंघा। जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक मीठी सी सुगंध आने लगी। उसमें से कमल और जड़ी बूटियों की खुशबू भी आ रही थी। जो लोग उस ठेले के नजदीक खड़े थे, उन लोगों ने ये सुगंध सूंघी और उन्हें शांति मिल गई। उस बुजुर्ग आदमी की आंखें चमक उठी। उसने आंखें उठाकर देविका को देखा और हैरान रह गया। बच्चे, ये काढ़े का नाम क्या है? किन चीजों से बनाया गया है? इसका कोई नाम नहीं है,
ये काढ़ा तो बस अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बनाया गया है। देविका ने जवाब दिया। देविका ने इन काढ़ों का कोई नाम नहीं सोचा था, क्योंकि उसने ये सारे काढ़े सिर्फ गौरव मौर्य के लिए बनाए थे। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? चलो ऐसा करते हैं, तुम मुझे ये काढ़ा दे दो और मैं सारे के सारे 9 नीले हीरे तुम्हें दे देता हूँ। उन नीले हीरों के साथ तुम कोई भी 3 शक्तिशाली हीरे भी ले सकती हो, उस बुजुर्ग आदमी ने देविका से कहा। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने ये कहा, सारी की सारी भीड़ की बोलती बंद हो चुकी थी। 1 सेकंड में लोगों ने अपने आप में बातें करना शुरू कर दिया था। इस आदमी ने प्राण रक्षक काढ़े को इनकार करके इस छोटे बच्चे से कोई काढ़ा ले लिया। इसका क्या मतलब है? क्या इस बच्चे का काढ़ा प्राण रक्षक काढ़े से भी बेहतरीन है? नहीं, मुझे सिर्फ नीले हीरे चाहिए। देविका को और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तो फिर दूसरी चीजों को देख लो, क्या पता उनमें से कुछ पसंद आ जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कहो तुम्हें क्या चाहिए? अगर मेरे पास वो चीज होगी तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बुजुर्ग आदमी ने कहा। देविका ने जल्दबाजी में कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो नीले हीरे चाहिए। वो आदमी कुछ तो जरूर कहने वाला था कि तभी देविका और उसके बीच में कोई आ खड़ा हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर तुम इस काढ़े की दूसरी बोतल मुझे दे दो तो मैं इस काढ़े के बदले तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरी प्रिय के लिए एक सही तोहफा खरीदना है, इसमें मेरी मदद कर दो प्लीज। राजकुमार तरुण ने देविका से कहा। राजकुमार तरुण को नहीं पता था कि उस बच्चे के पीछे किसका हाथ है या उसके गुरुजी कौन थे, पर वो वहाँ तेजाश्री को खुश करने के लिए ले गया था। अगर ये उपाय काम न करता तो उसे पता नहीं था कि वो और क्या करके तेजाश्री का मूड ठीक कर सकता था। वो बुजुर्ग आदमी उसे जानता नहीं था और उसे उसका प्राण रक्षक काढ़ा नहीं चाहिए था। प्राण रक्षक के बदले वो किसी ऐसे काढ़े को ले रहा था जिसे न उसका नाम पता है और जो एक बच्चे के पास था। एक बच्चे के पास राजकुमार तरुण को उसे बताना था कि वो एक राजकुमार है और उसे जो चाहिए वो खरीद सकता था। देविका ने आंखें छोटी करके राजकुमार तरुण को देखा। इतने सालों से ये लोग सिर्फ बाकी खानदान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो बस देविका को उकसाने के तरीके ढूंढ रहे थे और अब मदद लेने भी उसी के पास चले आए। वो किसी जानवर को दे देगी पर उन्हें कभी नहीं देगी। देविका ने गुस्से से बोला, नहीं, तुम्हें काढ़ा चाहिए, वो भी मेरे हाथ का बनाया हुआ। शायद अगले जन्म में तुम्हें मिल जाए, पर इस जन्म में तो मैं तुम्हें जहर दूंगी, जहर। उस बुजुर्ग आदमी ने राजकुमार तरुण को इनकार कर दिया। तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो। अब जब देविका ने भी उसे मना कर दिया, उसे लगा कि उसे फिर से किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया है। राजकुमार तरुण को अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब राजकुमार तरुण ने देविका और उस बुजुर्ग आदमी के बीच में बोला। तब देविका का मन बदल गया। वो आगे बढ़ी और उस बुजुर्ग आदमी को उस काढ़े की और 2 बोतलें निकाल कर दे दी। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें इस काढ़े की 2 और बोतलें दे सकती हूँ। तुम इस काढ़े के बदले में मुझे सारे शक्तिशाली हीरे दे दो। वहां पर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो चुके थे। सब ने सोचा, उसके पास ये काढ़े की कितनी बोतलें होंगी। ऐसा लग रहा था कि वो जवान बच्चा मच्छी मार्केट में मच्छी खरीद रहा था। वो इतने साधारण तरीके से हीरों की तरफ इशारा जो कर रहा था। देविका ने वही सारे हीरे लिए जो राजकुमार तरुण और देविका लेने वाले थे। देविका के इस कदम ने सबको चौंका दिया था। पहले तो उसने सारे हीरे लेने से मना कर दिया था, पर अभी वो ये सब खरीद रही है। उसने राजकुमार तरुण के बढ़िया ऑफर को भी इनकार कर दिया था। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि राजकुमार तरुण के ऑफर के आते ही उसने अचानक से अपना मन बदल लिया और सारे हीरे लेने की ठान ली। सबका ध्यान अब राजकुमार तरुण और तेजाश्री पर था। वो देखना चाहते थे कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। राजकुमार तरुण को ऐसा लगा कि देविका वो सारे हीरे खुद लेगी और फिर बाद में उन्हें दे देगी, इसलिए उन्हें थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, ये बच्चा कितना समझदार है, इस बच्चे ने मेरी सारी मुश्किल ठीक कर दी। उस बुजुर्ग आदमी को इससे कुछ लेना देना नहीं था। जब तक उसे उस काढ़े की 2 बोतलें मिल रही हैं, उसे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए सारे हीरे निकालता हूँ, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा। देविका ने काढ़े की और 2 बोतलें निकाली और उस बुजुर्ग आदमी को दे दी। उसने फिर वो 9 नीले हीरे संभाल कर अलग से रख दिए और फिर अपने हाथों में कुछ शक्तिशाली हीरे लिए। उसने उन चमकदार हीरों को देखा और फिर राजकुमार तरुण और तेजाश्री को देखा। सब लोग बेचैनी से उसे देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि वो कब उन हीरों को राजकुमार तरुण और तेजाश्री को देगी। तभी देविका ने सारे के सारे शक्तिशाली हीरों को अपने हाथों में ही तोड़ दिया। सब लोग एकदम हैरान हो गए। एक के बाद एक उसने सारे हीरों को चूर चूर कर दिया और उन हीरों के टुकड़ों को नीचे फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथों को साफ किया। राजकुमार तरुण और तेजाश्री को एक आखिरी बार देखा।
शक्तिशाली हीरे भले ही बाकी हीरों से महंगे क्यों ना हो, पर वो जरा भी मजबूत नहीं रहते। ये बहुत कमजोर और नाजुक रहते हैं। अगर किसी ने उनका सही से ध्यान न दिया तो वो धूल में परिवर्तित हो जाते हैं। देविका के चेहरे पर ये करते वक्त कोई भाव नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी। भूतिया शहर के सारे लोग चौंक गए और हैरानी से देविका को घूरने लगे। राजकुमार तरुण और तेजाश्री के चेहरे नीले पीले हो चुके थे। शुरू से ही इस बच्चे को उनकी मदद या सहायता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो एक बार और उनके चेहरों पर थप्पड़ मार दिया था। अपना हाथ साफ करने के बाद देविका ने राजकुमार तरुण को देखा और धीरे से अपनी छोटी उंगली अपनी गर्दन पर घुमाई, मानो जैसे कि उसे मार डालने की धमकी दे रही हो। ये देखकर राजकुमार तरुण गुस्से से पागल हो गया। अगर वो लोग अभी भूतिया शहर में ना होते तो वो उस बच्चे को 1000 दफा मार चुका होता। तेजाश्री ने अपने नीचे के होंठ को चबाया और देविका को गुस्से और नफरत से देखती रही। राजकुमार तरुण और तेजाश्री के ऐसे चेहरे को देखकर देविका को तसल्ली मिली। उसने नीले हीरों का बक्सा उस जवान दुकानदार को दिया जो फटी पुरानी किताबों के ठेले को संभालता था। मेरी किताबें मुझे दे दो, देविका ने उस दुकानदार से कहा। वो दुकानदार भी चौंक उठा। फिर उसने देविका को कुछ फटी पुरानी किताबें दी। जैसे ही बाकी लोगों ने ये देखा, सब के सब काफी आश्चर्य में पड़ गए। सबने सोचा कि ये लड़का पागल तो नहीं है। सारे के सारे शक्तिशाली हीरों को चूर चूर कर दिया और अब ये नीले हीरों के बदले में फटी पुरानी किताबें ले रहा है। सब के सब ये देखकर पागल हो चुके थे। ये बच्चा काफी अमीर लग रहा था। जब राजकुमार तरुण ने देखा कि उसने नीले हीरों के बदले में वो फटी पुरानी किताबें ली हैं, उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। उनमें से कई किताबों के सामने के पन्ने फटे हुए थे। अगर ये किताबें रास्ते के कोने में भी रख दी जाती तो कोई भी उन्हें ना उठाता। उसने इन किताबों के बदले में 9 नीले हीरे दिए। आज के दिन राजकुमार तरुण की काफी बेइज्जती हो चुकी थी। जैसे ही देविका ने वो किताबें ले ली, उसे एहसास हुआ कि छोटा कमल काफी खुश हो गया था। अब जब सब कुछ हो चुका था, वो वापस महल जाने लगी। बच्चे, अगर तुम्हारे पास बाद में समय होगा तो वापस जरूर आना। जो भी तुम्हें चाहिए होगा, मेरे पास सब कुछ है, उस बुजुर्ग आदमी ने देविका को कहा। जैसे ही देविका वापस जा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि वो फटी पुरानी किताबों के ठेले पर एक आदमी था। तुम्हें क्या चाहिए? देविका ने उसे गुस्से से पूछा। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास वही काढ़ा और होगा? उस जवान आदमी ने उससे पूछा। उसने शर्मिंदगी से अपना सर खुजाया। तुमने तो कहा था कि तुम्हें काढ़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब अचानक से क्या हो गया? क्योंकि उसने देविका के काढ़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसे उस बुजुर्ग आदमी के ठेले पर ये सब तमाशा लड़ना पड़ा था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना अच्छा काढ़ा होगा। ऐसी जगह पर इतने अच्छे काढ़े कभी नहीं मिलते। और वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे भी एक बोतल दोगी। उस आदमी ने लालची सी मुस्कान दी। देविका ने उसे धमकी देते हुए कहा, उस डब्बे में 9 नीले हीरे हैं। पहले देविका ने उसे काढ़ा देने का वादा किया था, पर जब उसने अभी उसे 9 नीले हीरे दे दिए हैं तो काढ़े देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उस आदमी ने जल्दी से बोला, मैं तुम्हें उसमें से 5 नीले हीरे दूंगा। देविका ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए। वो मुड़कर चली गई। उसे अभी भी उसकी संबंधी आत्मा को तैयार करने के लिए सही तरीका ढूंढना था। उसे ऐसे जाते हुए देखकर वो जवान आदमी कुछ परेशान सा दिख रहा था। नहीं, मैं वापस से मुसीबत में फंस चुका हूँ। अगर मैं उन लोगों के पास वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने परेशान और उदास होकर कहा। देविका की किस्मत अच्छी नहीं थी। पूरा का पूरा भूतिया शहर घूमने के बाद भी उसे अपनी संबंधी आत्मा तैयार करने का कोई तरीका नहीं मिला। भूतिया शहर में जाकर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे मिली तो सिर्फ फटी पुरानी किताबें, और उसने अपने काढ़े भी खो दिए थे, वो बात अलग। अब काफी रात हो चुकी थी और एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मौर्य शहर के एक खाली सड़क पर देविका और उसकी काली बिल्ली चलते हुए महल वापस जा रहे थे। उन पर चांद की रोशनी गिर रही थी और उनकी परछाई दिख रही थी। उस सड़क पर सिर्फ उनके कदमों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। देविका और उसकी बिल्ली ने चलना जारी रखा। जैसे ही वो लोग एक मोड़ पर आए, किसी के हाथ ने देविका को खींच लिया और फिर उस इंसान ने देविका को जोर से गले लगा लिया। काली बिल्ली ने एकदम बारीक और पतली आवाज में बोला। उस आदमी ने देविका को जोर से गले लगा लिया था और उसका एक हाथ देविका के मुंह पर था ताकि वो चिल्ला ना सके। फिर उसने काली बिल्ली को देखकर कहा, श्श्श, इतनी रात को अकेले ही बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। उस आदमी ने देविका को कहा, सूर्यांश, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। देविका ने उसके चेहरे को बिना देखे बोला, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी हरकत सूर्यांश ही कर सकता है। रुको, मुझे कस के पकड़ लो, बहुत ठंडी रात है। सूर्यांश ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने देविका को और जोर से गले लगाया। उसे देविका को गले लगाना काफी अच्छा लगता था। देविका ने गुस्से से बोला,
मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ओह ठीक है, पर मुझे तो लग रही है, तो मैं तुम्हें गले जरूर लगाऊंगा। सूर्यांश ने हंसकर कहा, तुम्हें अपने आसपास की बिल्कुल भी खबर नहीं है। सारी रात किसी ने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें तो भनक भी नहीं लगी। तुम्हें आगे से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, सूर्यांश ने बोला। देविका की छोटी हाइट और उसमें से आने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू सूर्यांश को काफी अच्छी लगती थी। मुझे लगा तुम एक इंसान नहीं माने जाते हो, देविका ने शांति से बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि सूर्यांश एक साधारण सा इंसान भी हो सकता है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सूर्यांश ने अपना हाथ देविका की ठुड्डी पर रखा और उसकी गर्दन बाजू में घुमाई। वहाँ उसने देखा कि एक लंबा सा व्यक्ति खाली सड़क पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उस पर चांदनी पड़ी और देविका ने उसे पहचान लिया। अशोक, मौर्य महल के कितने सारे लोग रक्षा करते हैं, पर फिर भी तुम आधी रात को वहाँ से भाग निकली। सारे के सारे महल में बवाल मच गया था। जैसे ही तुम महल से निकली हो, वैसे ही मौर्य अर्जुना को खबर पहुंच गई थी। सूर्यांश ने फिर से देविका को जोर से गले लगाते हुए कहा, अशोक को अपना आभार प्रकट करना अच्छी तरह से आता है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए इतनी रात को अकेले घूम रहा है। सूर्यांश ने चिढ़कर कहा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।